राजनीतिक भूत सवार हुआ जब मेरे सिर पर, तो मैं सबको सुनता था, सारे नेताओं को। तो इसमें एक नेता मुझे सच्चा दिखा जिसका नाम राहुल गांधी है। यंग इंडिया के बोल एक कार्यक्रम चलता है यूथ कांग्रेस में, उसमें मेरा पहला स्थान रहा। कांग्रेस में क्या युवा नेताओं की भी भविष्य है? एक सत्तू बेचने वाले एक लड़के को वहाँ से टिकट मिलता है और भारी बहुमत से वहाँ जीतते भी हैं। प्रदेश के सभी नेताओं को एसी वाले कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। कांग्रेस के हीरो राहुल गांधी ही क्यों? नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द सोशल डाइस। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरशद राजा जी। अरशद राजा जो कुशीनगर के रहने वाले हैं। तमकुही राज्य नगर निकाय जो अभी नव निर्वाचित नगर निकाय है, वहाँ से भी सभासद हैं वर्तमान में। इनसे हम बात करते हैं और समझते हैं जो वर्तमान में जो राजनीति की स्थिति बन रही है देश और प्रदेश में। प्रदेश की बात करेंगे इनसे कि प्रदेश की जो राजनीति की स्थिति वर्तमान में बन रही है, उस स्थिति को लेते हुए जो युवा नेता हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से उनका सफर शुरुआत हो रही है, जो सफर राजनीतिक शुरुआत हो रही है तो उसमें कितने किस लेवल तक की संघर्ष करना पड़ रहा है, यही सब मुद्दों पे बात करेंगे और समझेंगे। तो अरशद राजा जी, आपका द सोशल डाइस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। आपसे पहले यही सवाल रहेगा कि राजनीतिक शुरुआत आपकी कैसी रही? देखिए, सबसे पहले द सोशल डाइस का आभार कि आपने एक मंच दिया है। हम एक ई रिक्शा चालक के पुत्र को तो इस मंच के माध्यम से आपके देखने वाले सभी दर्शकों को अपने संघर्ष की गाथा को बताए। तो आपका पहला सवाल है कि राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, मेरा एम था यूपीएससी में जाने का, सिविल सर्विस में जाने का। और उसके पहले मैं ये जितना सर्च किया था, जितने लोग यूपीएससी को क्रैक करते हैं उसमें अधिकतर इंजीनियर होते हैं। तो ये जब मैं सर्च कर लिया तो मैं मेरठ को निकला और वहां से जाकर के डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस से। अच्छा। और 3 साल के कड़े संघर्ष में हमने उस कॉलेज को टॉप किया और 82.5% आया मेरा। अच्छा। उसके बाद मैं चला गया दिल्ली मुखर्जी नगर। पिताजी विदेश रहते थे और उसी वक्त कंपनी बंद हो गई, उनको घर आना पड़ा। घर आ गए तो फिर माली हालात बहुत डिस्टर्ब हो गए। 1,20,000 सालाना वहां पर हमें बताया गया कि फीस है दृष्टि आईएएस का। और रहने का, खाने का जो मैंने कैलकुलेशन किया तो काफी अधिक हो रहा था और हमारे बजट से काफी बाहर था। तो निराश होकर के मैं दिल्ली से घर को लौटा। 2-3 कंपनियों में सिलेक्शन भी हुआ था। तो कंपनी वालों जो मालिक थे उनसे भी मेरी बात हुई। एक मालिक थे तो उनको लगा कि ये नीडी बच्चा है, इसको पैसे की आवश्यकता है। तो मैंने उनको खुलकर नहीं बताया कि मैं काम करते हुए यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। तो वो सैलरी पहले लगाए 13 या 14,000 और जब समझ गए कि ये नीडी लड़का है, 2-3 बार मैं उनके घर तक पहुंच गया तो सैलरी कर दी 8,000। अच्छा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं गुस्से में घर लौट गया। घर लौटा और ये तय किया कि सिविल सर्विस में जाने का मतलब ही सेवा है। आप डीएम की कुर्सी पर बैठ करके उस जिले की जनता के न्याय के लिए, उनकी नीति के लिए आपको काम करना है। तो मेरे पास एक रास्ता बचा था राजनीति का। तो मैंने ना इधर देखा, न दाएं देखा, न बाएं देखा, सीधा राजनीति में कदम को बढ़ाया। लेकिन जब राजनीति में अपने कदम बढ़ाया तो कहीं ना कहीं किसी का प्रेरणा स्रोत लेते हुए, देखते हुए, किसी का तो अपने हाथ पैर पकड़ा हुआ कि भैया हमको भी राजनीति करनी है, हम अपने मंच पे जगह दीजिए, कुछ तो ऐसा रहा होगा। शुरुआती दौर में ये दिमाग में नहीं था। अच्छा। शुरुआती दौर में जो मेरे मोहल्ले की समस्याएं थी वो मुझे दिख रही थी, जनता की जो समस्याएं थी वो दिख रही थी। जैसे नाली जाम की समस्या, सड़क पे बड़े बड़े घास की समस्या। तो इन समस्याओं को, या किसी की बीमारी में यहाँ से गोरखपुर लखनऊ जाना उनके इलाज के लिए, तो ये सारी तमाम समस्याएं थी। किसी की बेटी की शादी हो, कोई बहुत बीमार हो, किसी को ब्लड देना हो। तो इन समस्याओं को जो मैं देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इससे नेक और पुनीत कार्य कोई और नहीं हो सकता है। तो जब नाली जाम होता था तो मैं कुदाल लेकर के खुद उस नाली में उतर जाया करता था। गांव के सारे नौजवान साथ देने के लिए आ जाते थे और पूरी की पूरी नाली हम लोग साफ कर दिया करते थे। 5 साल कड़ा संघर्ष किया। 2018 में घर पहुंचा और 18 से लेकर के 2022-23 तक एक बड़ा संघर्षशील सफर रहा। लेकिन उसी 22-23 में कहीं ना कहीं आप एक पार्टी से ताल्लुक रखने लगे और उस पार्टी में एक आपका काफी अच्छा, उस जिले में एक बोलबाला आपका काफी अच्छा चलने लगा। देखा भी गया कि बड़े बड़े मंचों पर आपको देखा गया। तो उसकी भी कुछ उसमें लेके चलिए कड़ी को, उसको छोड़िए मत। मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से बड़ा प्रेरित हुआ। प्रेरित इसलिए हुआ कि क्योंकि राजनीतिक भूत सवार हुआ जब मेरे सिर पर, तो मैं सबको सुनता था, सारे नेताओं को। तो इसमें एक नेता मुझे सच्चा दिखा जिसका नाम राहुल गांधी है। उसने अपनी बातों से कभी पलटा नहीं, जो बोल दिया वो बोल दिया।
और डंके की चोट पर बोला, चाहे उससे जितना भी राजनीतिक नफा या नुकसान हो जाए, वो आदमी अपने बयान पर कायम रहा। और उस नेता ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं बिना कुछ सोचे समझे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और उस जिले में जहां एक भी सभासद कांग्रेस का नहीं है, वहां सबसे ज्यादा वोट से सभासद का चुनाव अपनी माता जी को जिता करके और कांग्रेस की झोली में उस सीट को डाल दिया। आज भी उस पूरे जिले में एक ही सभासद है कांग्रेस का, तो वही वार्ड संख्या 14 चंद्रशेखर आजाद नगर का है। अरशद रजा की माता जी है, जिनका नाम नसरुल है। तो मुझे उस आदमी ने बड़ा प्रेरित किया और आज वही सफर चलता रहा। फिर एक समय आया कि मैं विधानसभा में काम किया यूथ कांग्रेस में। फिर जहीरुद्दीन जी जिला अध्यक्ष थे, मेरे काम को देख करके वो मुझे जिला महासचिव बना दिए। फिर एक कार्यक्रम होता है यंग इंडिया के बोर्ड, आप जिला अध्यक्ष बने थे एनएसयूआई का? जी, एनएसयूआई का मैं जिलाध्यक्ष भी रहा। तो वो भी बताते चलिए। जिलाध्यक्ष का एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष तब बना जब जिला महासचिव रहते हुए, और संघर्षों में चूंकि कुछ भी होना तो सड़क पे उतर जाना। जैसे देश प्रदेश की जो भी समस्याएं थी उस पर मैं भले 2 4 5 ही होते थे, 10 होते थे, 20 होते थे, 50 होते थे, सड़क पे उतर के बढ़िया प्रदर्शन करना, कार्यक्रम करना, सरकार की गलत नीतियों का जमकर डटकर मुकाबला करते हुए विरोध करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। तो ये करता रहा और दिखा पार्टी को कि इन्हें जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए, तो एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष बन गया। थोड़ा ही समय अभी बीता था। कौन बनाया? हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त अखिलेश यादव जी। अच्छा। एनएसयूआई के। अच्छा। और तो कोई सजेस्ट किया था कि हमारे यहाँ एक अरशद रजा जी हैं जिनको जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए? हमारे नेता विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं अजय कुमार लल्लू जी। अच्छा। तो अजय कुमार लल्लू जी को ये लगा कि ये तेज तर्रार क्रांतिकारी आदमी है, ये बोलने में अच्छा है, लड़ने वाला लड़का है, डरने वाला नहीं है। तो जिलाध्यक्ष की कमान मुझे मिल गई। उसके बाद यंग इंडिया के बोल एक कार्यक्रम चलता है यूथ कांग्रेस में। ये प्रदेश भर में मौका मिलता है कि अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आपको एक फ्री मंच मिलता है कि आप जाइए और अपनी कला को वहां बताइए। और जज बैठे होते हैं, जैसे कांग्रेस के बड़े नेता, वो जज के रूप में बैठे होते हैं और वो तय करते हैं कि उसमें से कौन बेहतर बोला है और कौन सवालों का जवाब बढ़िया बेबाकी के रूप में दिया है। तो उस वक्त जब मैं यंग इंडिया के बोल में पार्टिसिपेट किया, तो जिले से जब प्रदेश पर गया, प्रदेश लेवल पे, तो 56 या 58 बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश से प्रदेश लेवल में आए थे। उसमें मेरा पहला स्थान रहा। अच्छा। और उस वक्त मैं फिर दिल्ली गया नेशनल के लिए। दिल्ली में छट गया किसी कारणवश, लेकिन प्रदेश में अव्वल रहा और 2 साल जमकर के डिबेट भी किया। लगभग सभी सम्मानित प्रदेश के चैनलों पर मेरा डिबेट भी चलता है। और तो कांग्रेस ने मौका दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, और उस मौके का बखूबी लाभ हमने भी उठाया और मेहनत किया। अच्छा, जब अवसर की बात कहे हैं तो उस पर मेरा ये सवाल रहेगा कि अब तो हो गया, चलिए उधर जान गए कि आपका शुरुआत कैसे रहा, संघर्ष कितना रहा। इसी में एक लाइन और आपको बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता जब हो गया तो फिर संगठन का चुनाव आया, यूथ कांग्रेस के संगठन का। तो ये था कि जो भी प्रदेश में किसी पद पर कार्यरत है उसको चुनाव लड़ना है। तो मैं प्रदेश प्रवक्ता था, तो मुझे भी चुनाव लड़ना था, तो मैं प्रदेश महासचिव के लिए चुनाव लड़ गया। अच्छा। अब जब चुनाव लड़ गया तो लगा घूम घूम के वोट की अपील करने, और चूंकि संसाधन मेरे पास है नहीं। अच्छा। मेरे पिताजी रिक्शा चालक हैं और मैं ही घर का बड़ा बेटा हूँ, जिम्मेदारी मेरे ही सर पर है, तो संसाधन के अभाव में बहुत ज्यादा घूम नहीं पाया। फिर भी मालिक का करम और बुजुर्गों के आशीर्वाद और नौजवानों के साथ ने प्रदेश महासचिव बना दिया। साथ में आपका संघर्ष? तो हाँ, संघर्ष भी है। तो प्रदेश महासचिव भी हो गया, अभी प्रदेश महासचिव के तौर पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, जब बात हुई है भविष्य की, तो आप राष्ट्रीय पार्टी में वर्तमान में आप प्रदेश महासचिव हैं यूथ कांग्रेस से जी। तो ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में क्या युवा नेताओं की भी भविष्य है? बिल्कुल भविष्य है। इसलिए भविष्य है कि अभी हरियाणा का चुनाव बीता है, अभी महाराष्ट्र का चुनाव बीता है, और राजस्थान में भी उपचुनाव हुए हैं जो बीते हैं। आप वहां कैंडिडेट का लिस्ट निकाल कर देखिए। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का देन है कि काफी यूथ कांग्रेस के नौजवान जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनके पिता या तो किसान हैं, मजदूर हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला लगाते हैं, यही रिक्शा चलाते हैं, उन नौजवानों को मौका मिला और वो चुनाव लड़े। जीतना हारना अलग विषय है, लेकिन पार्टी ने आपको एमएलए बनने का एक सुनहरा अवसर दिया, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैं इस पार्टी में संघर्ष कर रहा हूं और जुड़ा हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी का सोच है कि जो कतार के आखिरी पंक्ति में
आखिरी लाइन में और आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति हो, उसको खींच करके कैसे फ्रंट फुट पर लाके खेलने का मौका दिया जाए। तो ये काफी ये नीति हमको अच्छी लगती है और इसीलिए मैं लगभग ये 2025 चल रहा है, 7 सालों से मैं इस पार्टी में संघर्ष कर रहा हूँ। अच्छा, बतौर युवा नेता समझ के आप पार्टी से छोड़ दीजिएगा कि हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, युवा नेता समझ के ये बताइएगा कि जो वर्तमान में ऐसे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर चुनाव में नए नए चेहरा दिखने को मिलता है, किसी को भी ऐसा कहा भी जाता है, किसी को भी कुछ भी उठा के बना दिया जाता है, इस बात को मानते हैं? जी मानते हैं। तो क्या लग रहा है ऐसा भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ये सही करिए या गलत करिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ऐसा कांग्रेस करती है? देखिए, पहला सवाल आपका जो आया है कि चेहरा बदलना, तो चेहरा तभी बदलता है जब भारी असंतोष हो जाए, और मेरा मानना है कि चेहरा बदलना भी चाहिए, मौका नए लोगों को मिलना भी चाहिए, लेकिन उनके कार्यों का मूल्यांकन भी होना चाहिए। जिन्हें 5 साल जनता ने अपने विधायक के तौर पर, सांसद के तौर पर चुना है, तो उनके कार्यों का मूल्यांकन होना चाहिए और उसके आधार पर फिर आपका टिकट तय होना चाहिए कि क्या आप फिर अगले बार चुनाव लड़ने योग्य है या नहीं है। बिल्कुल, पहला बात। दूसरा बात कि आपने कहा कि बीजेपी नए नए चेहरों को आगे कर देती है और मौका देती है। ये सवाल करने का मेन मकसद यही था कि जो कि आप जिस नगर निगम से आप सभासद हैं, वहां के जो आपके चेयरमैन हैं, उनके पिता सत्तू बेचते थे शायद, जैसे सुनने में आता है, और वो एक छोटा कार्यकर्ता थे बीजेपी के, हिंदू वाहिनी से ताल्लुक रखते थे। उन्हें तक नहीं पता था कि हमको चेयरमैनी का टिकट मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग आपके ही नगर, आपके ही विधानसभा के लोग पैसा लेके, चाहे तमाम तरीके से सोर्स लगा के वो चाह रहे थे कि टिकट हमको मिल जाए वहाँ चेयरमैनी का। लेकिन एक सत्तू बेचने वाले एक लड़के को, जेपी गुप्ता को वहाँ से टिकट मिलता है और भारी बहुमत से वहाँ जीतते भी हैं। तो इसीलिए हमने आपसे ये सवाल कर लिया। पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो या अन्य कोई भी दल हो, मौका तो संघर्षशील और मेहनती लोगों को ही मिलना चाहिए। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जो भी हो, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि जो भी हो, मौका योग्यता के आधार पर, संघर्ष के आधार पर मिलना चाहिए, और जो भी पार्टी निर्णय लेती है वो स्वागत योग्य है। आपने जो सवाल किया, ये सत्य है कि उनके पिताजी आज भी सत्तू बेचते हैं। इससे कोई न तो मैं असहमति जाहिर कर सकता हूं और न इस पर सवाल खड़ा कर सकता हूं, क्योंकि भी मेरे पिता तुल्य हैं और सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आपका पारिवारिक भरण पोषण करने के लिए एक व्यवस्था आपको बनानी पड़ती है। आपको कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा जिससे परिवार की जो स्थिति है वो सुधरे और पारिवारिक का जो भरण पोषण का सिस्टम वो चलता रहे। तो वो सत्तू बेचते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, ये सम्मान योग्य है, हम उनका सम्मान करते हैं। और आज वो अध्यक्ष है, उनको भी ढेर सारी मंगल कामनाएं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी रही नहीं है, संघर्ष करें, आगे बढ़ें, लेकिन सबको साथ लेकर के। विचारधाराएं जो भी हो सकती है, सही बात, विचारधाराएं आपकी हमारी अलग हो सकती है, लेकिन ये देश अव्वल होना चाहिए। उस नगर के हर एक जनता का जो वोट दिया न दिया, सबका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आप जब जनप्रतिनिधि बन रहे हैं ना, तो किसी एक वर्ग के लिए नहीं बन रहे हैं, अपने वोटर्स के लिए नहीं बन रहे हैं। सबका सम्मान करना है, सबका सम्मान करिए, सबके मुद्दों पे कहीं ना कहीं उसको ताल्लुक रखिए और उनके कार्यों को जितना जल्दी हो सकता है करने का प्रयास करिए, क्योंकि आज जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने और बनवाने की जो प्रक्रिया वो काफी लंबी हो चुकी है। परिवार रजिस्टर का नकल नहीं मिलता है, उसके लिए विरासत जो सौंपना होता है, जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी की देहांत हो गई, अब उनकी संपत्ति उनके बच्चों के नाम से होनी है, तो परिवार रजिस्टर का नकल नहीं मिलता है, क्योंकि नगर पंचायत हो गया है। तो इसके समकक्ष क्या सिस्टम है ये तय हो जाना चाहिए, क्योंकि नगर पंचायत 2019 में हो गया था दिसंबर के लास्ट में, तो लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, तो उसकी भी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उस पर विचार करना पड़ेगा। अब आपने सवाल कर दिया है तो मुझे इस पर आना पड़ा, वरना नगर पंचायत के मामले में लेकिन नगर पंचायत में सवाल करना नहीं जायज है, क्योंकि आप वहीं से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी राजनीतिक शुरुआत है आपको वहीं से है। स्वागत योग्य है आपका हर सवाल। आपसे ये भी सवाल रहेगा, भविष्य में क्या लग रहा है कि आप ऐसे कुछ सोच रहे हैं या विचार ऐसे पैदा हो रही है, या लोगों के बीच में जब अपने जाते होंगे, क्या ऐसे सवाल खड़े आपके मन में होते हैं कि हम भी विधानसभा का चुनाव लड़े आगे चल के भविष्य में, या चेयरमैन का चुनाव लड़े? देखिए, अभी तो मेरा पूरा ध्यान जनता की समस्याओं पर है,
क्योंकि आप युवा हैं, है ना, तो ये सवाल आपसे बनता है कि हम बिल्कुल, करें। और बिल्कुल, और मैं भी चाह रहा हूँ मैं कि जो बहुत युवा हैं बिना वो राजनीति में आगे बढ़े। बिना लाग लपेट के मैं इस सवाल का हम्म, जवाब दूंगा। मैं हम्म, झूठ बोलना नहीं जानता हूँ। हाँ, राजनीति में हूं तो चुनाव लड़ूंगा तो जरूर। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि पार्टी मौका देगी उस पर कह के बात को टालूंगा नहीं। हाँ, ये ठीक बात है कि पार्टी मौका देगी तभी लड़ूंगा, लेकिन चुनाव तो लड़ूंगा। बिना लाग लपेट के आपसे बोल रहा हूँ। अभी मेरा पूरा ध्यान जनता की समस्या सुनने और उस पर क्या उसकी रूपरेखा बनाई जाए जिससे उस समस्या का निदान हो जाए। जैसे तमकुही राज्य में एक बड़ी समस्या है, उस समस्या का नाम है बस स्टैंड। बस स्टैंड जाम की समस्या से पूरा तमकुही आज त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। पूरा तमकुही आज जाम की समस्याओं से इस कदर जकड़ गया है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो तमकुही से केवल निकलने में 10 मिनट से 20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। तो इस समस्या का समाधान केवल एक है कि एक बेहतर जगह का चिन्हांकन करके और वहां बस स्टैंड बना दिया जाए। दूसरी बात, सरकारी अस्पताल। मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा कि सरकारी अस्पताल में न तो एक्सरे का कोई सिस्टम है, न ही किसी पैथोलॉजी लैब का सिस्टम है, न ही अल्ट्रासाउंड का सिस्टम है, और न ही सारी दवाइयां वहां उपलब्ध है। एक सही तरीका से देखा जाए तो नहीं है। तो आखिर गरीब जनता का इलाज, गरीब लोगों का इलाज, मजदूर का इलाज, किसान का इलाज, ठेला लगाने वाले का इलाज, जिसका सीधा एक माइंडसेट है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे सरकारी अस्पताल की ओर बढ़ना है, उस सरकारी अस्पताल में अगर आपका समुचित इलाज नहीं हो पाता है तो फिर सरकार इतना जो व्यवस्था बनाई सरकारी अस्पताल का, वहाँ के डॉक्टर लोगों का, उनका इनकम, सैलरी, तो ये तो जाया जाएगा ना अगर आपका इलाज संभव नहीं हो पाया तो। सरकारी दवाएं पर इतना रुपए खर्च कर रही है तो सही समय पर सही इलाज मिले, समुचित दवाएं वहां मिले। अब वहां कुछ भी होता है तो सीधे जिला अस्पताल। तो मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर अपनी नजरों को घुमाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो रूपरेखा है उसको बदलें। वहां एक्सरे की मशीनें उपलब्ध कराएं, पैथोलॉजी लैब उपलब्ध हो जाए, अल्ट्रासाउंड हो जाए, MRI हो, जैसे इससे जो इलाज का जो सिस्टम है वो बदलेगा। जनता को दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सारी दवाइयां समय से उपलब्ध रहे। तो ये एक मांग है, तमकुही राज्य की एक बड़ी समस्या। और किसानों की समस्या, क्योंकि आप जानते हैं कि तमकुही गंडक पहाड़ का क्षेत्र है, गन्ना किसानी का क्षेत्र है, और किसान की जो संबंध है वो गन्ने से है। किसान काफी अपनी खेती से इतना मोहब्बत करता है, अपने पूरे खून और पसीने को इस धरती में लगाता है, और केवल इस आस उम्मीद में कि उस धरती से जो गन्ना होगा, उस गन्ने को जब हम मिल में ले जाकर के गिरा देंगे तो जो हमारी बेटी है उसका सही जगह पर उनका विवाह कर देंगे, अपने बच्चों का सही शिक्षा दिलाने के लिए उनका एडमिशन करा देंगे। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? उस बाढ़ गंडक किसानी के क्षेत्र में एक पिछड़े इलाके के जो पिछड़ा के तौर पर अभी बना हुआ है तमकुही, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पर सरकार को जरूर विचार करना होगा। किसानों के गन्ने का सही मूल्य मिले, सही समय पर मिले, ये हमारी एक मांग है। चलिए, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिक का जो हिंदू मुस्लिम तमाम आप देख रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, महंगाई बेरोजगारी तो देश का जो राजनीतिक इतिहास है, इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस देश में अपना शासन किया है। आज के दौर में 45 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। तो कहीं ना कहीं अच्छा, बेरोजगारी इस कदर है कि आज नौजवान इजराइल जाने को मजबूर है, आज नौजवान हरियाणा से डंकी के रास्ते अमेरिका जाने को मजबूर है, और वही अमेरिका हाथ में और पैरों में जड़ी जंजीरें लगा करके भारत को भेज देता है, अपमान के साथ भेजता है। तो बेरोजगारी तो है ये तो, और इस कदर है कि 50 साल 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महंगाई इस कदर है कि जो सरसों का तेल 70 से 80 रुपए लीटर मिला करता था, वो सरसों का तेल 160 रुपया हो गया। जो पेट्रोल 55 रुपए लीटर मिला करता था वो 100 रुपए चला गया। डीजल का आप देख लीजिए, आटा पर, दही पर, छाछ पर, दूध पर, इन सभी चीजों पर जीएसटी लग गया, यहाँ तक कि कफन पर लग गया जीएसटी, शिक्षा पे लग गया, किताब पे लग गया, कलम पे लग गया। जो कलम 5 रुपए का मिलता था ये 8 रुपए का हो गया है, 10 रुपए का हो गया है। तो आप सोचिए
सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि शिक्षा के जो सामग्रियां हैं उस पर भी जीएसटी का बोझ इस कदर बढ़ गया है कि जो समस्याएं हैं दिन प्रतिदिन आय, जैसे आपका आय है उससे ज्यादा उसके सापेक्ष में खर्च बढ़ता जा रहा है, जिसका ये नतीजा है कि आज गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो समूह की तरफ भाग रही हैं। आप भी जानते होंगे फ्रॉड भी हो रहा है। इस समूह वाले हर गांव में जाकर के इस कदर कब्जा जमा लिए हैं कि उस समूह के पैसे के कर्ज के बोझ के तले ऐसे लोग दबे हैं कि दो ही रास्ता उनके सामने आज बचा है, या तो वो अपने जान को दे दे रहे हैं और या घर को छोड़ करके कहीं चले जा रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान सरकार के पास क्या है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान में जो कांग्रेस कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कमजोर स्थिति में दिख रही है कांग्रेस, वो प्रदेश की बात करें या राष्ट्रीय की बात करें, है ना, तो इसको मजबूत करने के लिए क्या आपकी रणनीति तैयार हो रही है? आप जब राष्ट्रीय लेवल पे या प्रदेश लेवल जब आप मुख्यालय बैठ रहे हैं तो ऐसी क्या बातचीत चल रही है कि अपने संगठन को मजबूत किया जाए? क्योंकि इस बात से आप भी कहीं ना कहीं इस ताल्लुक रखते हैं, मानते होंगे कि हाँ कहीं ना कहीं जो प्रदेश की स्थिति है वर्तमान में काफी कमजोर है कांग्रेस की। देखिए, देश के स्तर पर राहुल गांधी जी के संघर्ष ने कांग्रेस को बहुत मजबूत कर दिया है। कोई इसमें निसंदेह, मैं बिना संकोच के कहूंगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने पूरे देश में निकाला, इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव इस कदर पड़ा कि आज कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में खड़ी है। बिल्कुल। और पूरे देश की जनता कांग्रेस की ओर एक उम्मीद और आस के साथ नजरें टिकटिकाए लगाए बैठी है और राहुल गांधी जी से बड़ा उम्मीद है देश की जनता को। बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो बड़े सच्चे दिल से मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी नेताओं को एसी वाले कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना पड़ेगा, गांव की तरफ नेताओं को जाना पड़ेगा। जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि आप गांव से रिश्ता को तोड़ लिए हैं, गांव की ओर कांग्रेस को अभियान चलाना पड़ेगा कि रात्रि विश्राम आपका किसी न किसी गांव में किसी न किसी गरीब, दलित, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के घर पर आपका रात्रि विश्राम होना चाहिए। पहला मेरे हिसाब से, एक अदना से कार्यकर्ता के हिसाब से ये सोच है कि सबसे पहले आप गांव चलो अभियान आपको चलाना पड़ेगा। संगठन में गरीब, किसान, मजदूर, ई रिक्शा चालक, ठेला, खुमचा लगाने वाले उन नौजवानों को आपको मौका देना पड़ेगा जो 6 साल, 8 साल, 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस की इस विपरीत परिस्थिति में भी कांग्रेस का झंडा लेकर के और अपने सर पर चल रहे हैं और इस सरकार के शासन में मुकदमे झेल रहे हैं। तो उनका सम्मान तो कांग्रेस को करना पड़ेगा। इसी बीच में आपसे 2 सवाल ये रहेगा, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के हीरो राहुल गांधी ही क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि प्रदेश में जहां तक आप प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश में अपने ही संगठन में आपस में ही लड़ते रहते हैं आपके कांग्रेस के नेता, ये दोनों का आप थोड़ा सा कम शब्दों में जवाब दीजिए मुझे। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस के हीरो राहुल ही क्यों नहीं हीरो राहुल गांधी? सवाल ये भी है, वो राहुल गांधी जो राहुल गांधी अपने पिता को खो दिए, अपनी दादी को खो दिए, वो चाहते तो 2004 और 2009 में प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन आपके ही कांग्रेस पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जो कि अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए कांग्रेस के लिए। अब अभी कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, कुचे हुए हैं और उनको अभी तक कोई पद नहीं मिला, ना कहीं उनको एक अच्छे पद पे देखा गया, ना अच्छे मेन चेहरे पे देखा गया। पद की बात की है तो एक दलित समाज से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आज कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और वो भी चुनावी प्रक्रिया से। उनकी जो राजनीतिक सफर की शुरुआत है ब्लॉक अध्यक्ष से है, कभी ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने काफी संघर्ष किया है, काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है और आज रिजल्ट है कि कांग्रेस में जो सबसे शीर्ष पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कमान एक दलित समाज से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथ में है। दूसरा चीज, आपने कहा कि राहुल गांधी ही हीरो क्यों है? राहुल गांधी के एक अच्छे खासे नहीं, देश की 140 करोड़ जनता में वो हर आदमी उनका प्रशंसक है जो दिल और दिमाग से, दोनों से उनकी बातों को सुन करके और उस पर विचार करता हो। लेकिन वही राहुल गांधी को
2014 के बाद देखा गया आईटी सेक्टर के द्वारा उनको पप्पू बनाया गया। जी वही प्रदेश की बात करें, अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, जो पूर्व आपके मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे, जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी को, उनको टोटी चोर बनाया गया आईटी सेल के द्वारा। अभी जो दैनिक भास्कर अभी स्टिंग ऑपरेशन के तो ऐसे खुलासा हुआ था। जी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक फेक नैरेटिव था। हम्म, हजारों करोड़ रुपए इसके पीछे खर्च हुए हम्म, और राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करते करते पूरी बीजेपी एक्सपोज हो गई। हम्म, क्योंकि आपको एक झूठ को सच बताने के लिए हम्म। 100 और झूठ बोलना पड़ता है। तो देश की जनता ने ये आकलन कर लिया, देश की जनता ने ये समझ लिया कि जो चीजें राहुल गांधी जी के विपरीत चलाई जा रही हैं ये वैसी है नहीं। तो देश की जनता ये समझ गई है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, इससे वो हजारों लाखों लोगों से मिले और हजारों लाखों लोगों की बातों को सुने। आपने कहा ना कि वो हीरो क्यों है? क्योंकि वो गरीब, मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित, व्यापारी और हर समाज के, हर वर्ग के, बढ़ई समाज से। आपने देखा होगा रामचेत मोची जी से उनकी मुलाकात और फिर उनका किस्मत बदलना, किस प्रकार से वो एक गुमटी से निकल करके और अपने पूरे बिजनेस स्टाइल को चेंज कर लिए। तो राहुल गांधी जी से मिलने का नतीजा अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, व्हील चेयर पर एक गए थे दिल्ली में, उनकी बच्ची या बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो राहुल गांधी जी का दिल बहुत बड़ा दिल है और कभी मोची से मिलना, कभी व्यवसायी लोगों से मिलना, कभी कुम्हार लोगों से मिलना, कभी जा करके और मजदूरों जैसी मजदूरी कर करके उनकी दर्द को समझना, उनके लिए क्या नीति बनाई जा सकती है, उनसे मिलना। तो लगातार वो आम जन की जो समस्या है उसको समझ रहे हैं और उस पर वो विचार कर रहे हैं कि उनके लिए नीति क्या लाई जा सकती है, बेहतर से बेहतर नीति जिससे उनका उत्थान हो। बिहार में इसलिए वो हीरो। बिहार में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? कितनी कितने सीट आप गठबंधन में चाह रहे हैं? देखिए, कम शब्द में बताइए। बिहार में शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उन सभी फैसलों के साथ हम लोग खड़े हैं और हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिर भी मैं ये जहां तक मैं समझता हूं कि वहां के जो प्रभारी हैं और अध्यक्ष हैं काफी अच्छे लोग हैं और काफी सुलझे हुए लोग हैं, और ये लोग एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना करके बिहार में एक नई सरकार देने पर अपनी नीति और नियत को स्पष्ट कर रहे हैं। और वहां की जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन, उस पलायन को रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, रोजगार का सृजन जो है कितने बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, इसका विचार लगातार लोग कर रहे हैं। और निसंदेह आप देखिएगा, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार जिस प्रकार झारखंड में आई वैसे ही बिहार में आएगी और जबरदस्त आम जनता के लिए, उनके उत्थान के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए, पलायन रोकने के लिए, अस्पतालों की जो खराब व्यवस्थाएं हैं, लचर व्यवस्थाएं, उसको सही करने के लिए, सड़कों का हाल सुधारने के लिए, गिरते हुए ब्रिज को, गिरते हुए पुल को ऐसा भ्रष्टाचार न हो, इस पर एक कड़ा कानून बनाने के लिए ये सरकारें काम करेंगी। पेपर लीक न हो, नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इन सभी चीजों पर विचार चल रहा है। और बिहार की जनता भी ये जानती है कि कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई और भ्रष्टाचार मिटाने की जो व्यवस्था है उस पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, नीतीश कुमार जी की पार्टी, दोनों फेल है। इसलिए वो एक नया सरकार, नए चेहरे, नए नौजवान आदमी के साथ, ऊर्जावान आदमी के साथ उनको कमान सौंपने के लिए, इंडिया गठबंधन को देने के लिए बिहार की जनता आतुर है, लालायित है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ये थे अरशद रजा जी। जो भी हमारी सवाल थे, आपके सवाल थे, उस पर बेबाकी से अरशद रजा जी ने अपना जवाब दिया है, बल्कि व्यक्तिगत जवाब नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं और उस पार्टी में पदाधिकारी हैं, तो पार्टी को देखते हुए अपने व्यक्तिगत विचार भी बताएं। आपको इस बात से आप कितने सहमत हैं हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे हम किस मुद्दे पर बात करें और कौन से हमारे गेस्ट हों, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय और सहमति जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।